हेलो स्टूडेंट्स, हमने थर्ड यूनिट के बी पार्ट स्टार्ट कर रखा है और उसके अंदर हमने करवा दिया है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लोरेंट्ज फोर्स कंबाइन इफेक्ट। अब इसमें जो है हम करवाते हैं साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या होता है? एक डिवाइस होती है जो किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के काम आती है। ज़्यादातर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है इससे, क्योंकि लिमिटेशंस होती हैं, वो इसकी जब थ्योरी करेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्यों एक्सेलरेट नहीं होता। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए वैसे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक्सेलरेशन नहीं देता, वो सिर्फ उसको मूव करवाता है, उसका पाथ चेंज करता है। एक्सेलरेशन तो इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, लेकिन हमने टारगेट के ऊपर जब पहुंचाना होता है तो उसमें एक्सेलरेशन भी हो जाता है और डायरेक्शन भी दी जाती है, तो इसलिए कंबाइन इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का। अब इसमें क्या किया जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म होता है, चार्ज पार्टिकल लिया जाता है, चार्ज पार्टिकल को जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करवाते हैं तो वो सर्कुलर घूमता है। अच्छा, एक कंसेप्ट था कि ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वाला। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अंदर क्या होता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल इंटर करता है तो वो इसके अकॉर्डिंग भी होता है, सेंट्रल फिंगर के अकॉर्डिंग उसकी वेलोसिटी होती है, थंब के अकॉर्डिंग होता है उसके ऊपर फोर्स। लेकिन ये जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है ये काम करता है पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव चार्ज के लिए हम ये डायरेक्शन जो असाइन किए हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए। अगर चार्ज नेगेटिव हो जाता है तो उसमें फोर्स निकालने, फोर्स तो वही रहेगा क्या हुई भी, और डायरेक्शन भी मिलेगी, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो है हम क्या करेंगे, या तो चार्ज को अगर पॉजिटिव नेगेटिव मान रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी, अगर नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है ये कह दिया जाए कि भाई नेगेटिव चार्ज जो है एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वाई एक्सिस की तरफ है, अपवार्ड। तो चार्ज पार्टिकल जो है किधर डेविएट होगा। अब इधर नेगेटिव क्या हुआ है तो इसका मतलब जो है हमने वेलोसिटी जो होती है ये ला जो है कंसिडर किया जाता है पॉजिटिव के लिए। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, अब नेगेटिव चार्ज की जो वेलोसिटी है वो अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। इसका मतलब हम उसको नेगेटिव कर देंगे, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में कर देंगे। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो इसके अपोजिट मूव करता, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू फील्ड मूव करता है, पॉजिटिव अलोंग द फील्ड मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो अब ये नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन अगर इधर है तो पॉजिटिव की किधर हो जाएगी, इसके अपोजिट। तो इस केस में जो है हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड को तो ऊपर कर देते हैं और इस चार्ज की डायरेक्शन को अपोजिट कर देते हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, सेंट्रल फिंगर जो है ना वो अपोजिट होगी, तो थंब की डायरेक्शन इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड या पेपर, अंदर की तरफ होगी, इनवर्ड आ जाएगी। साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट के अकॉर्डिंग भी जो है ना इसको सेट किया जाता है। तो इसमें जो है सिर्फ हमने ये देखना होता है कि चार्ज पार्टिकल किधर मूव करेगा पॉजिटिव चार्ज के लिए, और अगर ये चार्ज पॉजिटिव होता तो उस केस में इसको एज इट इज यूज़ करते। पॉजिटिव चार्ज इधर गया, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, ये बी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो ये आउटवर्ड हो जाता है इसकी, यानी कि ये आउटवर्ड मूव करेगा। तो इस प्रकार जो है हम इसको असाइन करते हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के अंदर भी बता दिया जाता है ऐसे। तो इस केस के अंदर भी जो है ये प्लेनो पेपर में इधर ईस्ट इधर वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इसके अंदर जो है अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ हो, चार्ज पार्टिकल ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट मूव करे, तो उसमें भी हमने डायरेक्शन ही यूज़ करनी है। इनका पता होना चाहिए मैग्नेटिक और इसका। लेकिन चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इसको एज इट इज यूज़ करो, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी इधर मानी जाएगी, और अगर नेगेटिव है तो इसको अपोजिट कर देंगे ऐसे। या फिर पॉजिटिव चार्ज मान के इसको कंसिडर करो, ये नेगेटिव है मान लिया, लेकिन पॉजिटिव चार्ज के अलोंग जो है हम देखते हैं तो इसके ऊपर फोर्स है ना आउटवर्ड होगा अगर पॉजिटिव होता तो, लेकिन ये नेगेटिव है तो इसके डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, या तो फोर्स निकालो पॉजिटिव मान के उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दो फोर्स की को, या फिर जो चार्ज है जिधर इसकी वेलोसिटी उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिवर्स कर दो। तो दोनों के चीज़ से हम जो है सेम रिजल्ट लेते हैं। अब साइक्लोट्रॉन जो होता है उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, पहले तो कंस्ट्रक्शन समझा देते हैं, फिर उसका प्रिंसिपल बताएंगे, आसान है। इसके अंदर क्या होता है भाई, 2 डी होती मेटेलिक डीज, ये एक मेटेलिक डी ये है
और दूसरी मेटलिक डी ये है। जैसे हमारे पास ये दो मेटलिक डीज हैं, ये इस प्रकार, एक डी जो है ये ऐसे हो जाएगी, ये दो डी हैं। इन डीज को जो है हम एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि एससी से जोड़ते हैं, और इन डीज को हम दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स के बीच में पुट करते हैं, यानी कि नॉर्थ और साउथ। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसे पास हो रहा है, ऐसे हो जाएंगे ये दोनों डी। चार्ज पार्टिकल का सोर्स है ना इस एक्सिस के ऊपर होता है, बीच में कहीं पर भी चार्ज पार्टिकल इंजेक्ट कर दिया जाता है, और उसके एग्जिट के लिए यहाँ पे एक विंडो होती है। तो ये तो इसकी मेन कंस्ट्रक्शन है कि ये टू मेटलिक डीज प्लेस्ड बिटवीन द टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स सच दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डीज, यानी कि जिस प्लेन में डी है उसके परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ। ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड दीज आर कनेक्टेड टू ए वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्रीक्वेंसी होती है एसी फील्ड होता है, मतलब ये अल्टरनेटिवली चेंज होती रहती है, पॉजिटिव नेगेटिव। इसको कैसे सेट करते हैं ये भी बताते हैं अभी, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड से सेट होगी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सोर्स, चार्ज का सोर्स होता है, यानी कि चार्ज पार्टिकल को इजेक्ट करने वाला सोर्स होता है जो छोड़ता है वहाँ पे चार्ज पार्टिकल। फिर जैसे ही चार्ज पार्टिकल यहाँ छोड़ दिया जाता है तो उसके अंदर दो कंसेप्ट लगेंगे भाई। पहले इसकी कंस्ट्रक्शन को फिर एक बार ध्यान से समझते हैं कि ये दो जो डी होती हैं, ये दो डी हैं, ठीक है, ये दो डी हैं, ये दोनों ऐसे होती हैं, और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो इनके बीचों बीच होता है ऊपर की तरफ ऐसे, यानी कि मैग्नेट लगी रहती है। एक मैग्नेट इसके ऊपर लगी रहेगी, एक मैग्नेट तो इसके ऊपर मिलेगी ऐसे, और एक मिलेगी नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर हो जाता है प्लेन के। चार्ज पार्टिकल कहीं ना कहीं बीच में यहाँ होता है, यहाँ से उसका सोर्स होता है, ये दोनों डी होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ी होती हैं। अब चार्ज पार्टिकल जैसे इस पार्ट में मूव करेगा तो क्या होगा भाई, चार्ज पार्टिकल जैसे ही यहाँ से इजेक्ट हुआ तो ये डी मान लिया, ये शुरुआत में ये प्लस की है और ये माइनस की है, पोलरिटी वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोलरिटी वेरी हो रही है। तो हमने मान लिया कि इनिशियली इस डी को, ये जो D1 है ये D2 है, कोई सी को भी D1 मान लेते हैं, इसको D1 मान लेते हैं, इसको D2 मान लेते हैं। अब यहाँ से चार्ज पार्टिकल एग्जिट होगा और तो एक्सेलरेट होगा, उसको कुछ एक्सेलरेशन मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी डायरेक्शन की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स होता है क्या हुई, और ये फोर्स अराइज होता है एम ई। तो दोनों को जब हम बराबर करते हैं तो एम ए इज इक्वल टू क्या हुई, यानी कि हमारे पास चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेशन मिलेगा क्या हुई बाई एम। ये चार्ज पार्टिकल जब इस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होता है बिटवीन द गैप, शुरुआत में हम मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव, ये जो डी है ये पॉजिटिव है और ये डी नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेशन मिलेगा इस गैप के बीच में, तो चार्ज पार्टिकल इसके अंदर इंटर करेगा, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। लेकिन आगे जब देखेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के कारण भाई मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स F इज इक्वल टू क्या हुई बी साइन थीटा, परपेंडिकुलर तो साइन 90, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स हो गया इसकी क्या हुई बी, और इस फोर्स के कारण ये एक्सपीरियंस करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो एम वी स्क्वायर आई बाई आर इज इक्वल टू क्या हुई बी। इसका मतलब यहाँ से वी से वी कैंसिल करके एक तो आर की वैल्यू निकालते हैं हम, एम वी अपॉन क्या हुई ये। तो यहाँ से हम देखते हैं कि रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। इसका मतलब ये होगा कि चार्ज पार्टिकल जैसे इसके अंदर इंटर करेगा उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। अब स्टार्टिंग हुई है तो रेडियस उसका कम होगा, क्योंकि स्पीड कम है स्टार्टिंग में, तो उसका रेडियस होगा छोटा, ये कम रेडियस के कारण इसके अंदर आएगा। फिर ये दोबारा इस गैप से बाहर जब आएगा फिर ये डी, ये पॉजिटिव हो जाएगी और ये नेगेटिव हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो गया, रिवर्स डायरेक्शन में,
पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर था, इधर से इधर था, तो चार्ज पार्टिकल ऐसे एक्सेलरेट हुआ था, अब इधर से इधर हो गया, अब इधर एक्सेलरेट हो गया। उतना ही एक्सेलरेशन मिलना है, इसलिए उसकी वेलोसिटी थोड़ी और बढ़ जाएगी। और वो कंसेप्ट लगा के जब ये दूसरी डी में इंटर होगा कुछ बढ़ी हुई वेलोसिटी से, तो फिर ये कंसेप्ट काम करेगा कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो अगले पाथ में मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर घूमना है, तो दूसरे पाथ का रेडियस पहले से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। फिर गैप के अंदर आएगा, तो ये डी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यानी कि फिर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। तो इस प्रकार चार्ज पार्टिकल को हर बार एक एक्सेलरेशन मिलता है, उसके कारण उसकी हर बार उसकी वेलोसिटी बढ़ती है और उसके पाथ का रेडियस बढ़ता है। लास्ट में जब आखिरी पाथ होता है, यानी कि हाईएस्ट, जब इसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि चार्ज पार्टिकल का जो रेडियस होगा वो इस विंडो से मैच कर जाएगा और ये इस विंडो से बाहर हो जाएगा, लास्ट वाले पाथ का रेडियस। आखिरी जो पाथ होता है उसका रेडियस इस टाइप में होगा कि इस एग्जिट विंडो से वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से चार्ज पार्टिकल एग्जिट हो जाता है और सामने होता है टारगेट, उस पे वो हिट कर जाता है। तो ये साइक्लोट्रॉन का जो कंसेप्ट है घूमने का, कि यहाँ से चार्ज पार्टिकल एग्जिट हुआ, फिर ये उसकी स्पीड बढ़ी, फिर उसका बढ़ा हुआ रेडियस, फिर ये और बढ़ा हुआ रेडियस, ये और बढ़ा, और ये लास्ट में चार्ज पार्टिकल एग्जिट हुआ। तो इस प्रकार चार्ज पार्टिकल टर्न बाय टर्न मैग्नेटिक फील्ड में जैसे जैसे आता जाएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। मतलब कि इस प्रकार ये इस प्रकार हो जाएगा कि पहले टर्न में वेलोसिटी इतनी है, फिर उसका रेडियस, फिर अगले पाथ का रेडियस, और फिर हर बार रेडियस जो है वो इंक्रीज होता जाता है, और लास्ट में चार्ज पार्टिकल यहाँ से एग्जिट हो जाता है। ये 2D3 में ऐसे मूव करता रहेगा और यहाँ से एग्जिट हो जाएगी इस विंडो से, और फिर टारगेट पे हिट करता है। तो इसमें मेन कंसेप्ट काम करता है, इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है? प्रिंसिपल है इसका, चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू ए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चार्ज पार्टिकल एंटर्स, या हम कंप्लीटली लिख देते हैं, इट वर्क्स ऑन द फैक्ट दैट ए चार्ज पार्टिकल experience centripetal force when enters normally to the uniform magnetic field। जब ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल इंटर करता है, तो ये क्या एक्सपीरियंस करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस करता है, सर्कुलर पाथ, एंड एक्सेलरेटेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द गैप्स। तो ये इसका मेन कंसेप्ट हो गया। वर्किंग के अंदर जो है हम लिख देंगे, चार्ज पार्टिकल इजेक्टेड बाय द सोर्स एट द सेंटर ऑफ द डी के सेंटर पे चार्ज पार्टिकल इजेक्ट बाय द सोर्स। As the charge particle accelerated between the gaps D and enters in the D, it moves in a circular path in the uniform magnetic field। जैसे ही D के अंदर इंटर होगा ये मूव करेगा सेमी सर्कुलर पाथ in the D, and the particle comes again in the gap between the D's के जो गैप है उसके बीच में जैसे ही चार्ज पार्टिकल इंटर होता है उसकी स्पीड फिर बढ़ जाती है, increases the speed. Its velocity increases due to the acceleration of the electric field. Hence, the charge particle radius of the charge particle in the next D increases due to increase in the velocity, and charge particle moves in the same semicircular path in the next D. Again, it comes in the gap. It again accelerated, and its velocity increases, and its acceleration increases. Its radius of path increases again and again. Acceleration नहीं, radius of path increases again and again, and in the last path, in the highest path, in the largest path, ऐसे कह सकते हैं, largest path है, its velocity become maximum, and the radius and the direction of the largest path जो होती है coincide with the exit window,
एंड पार्टिकल एग्जिट फ्रॉम द विंडो, विंडो से ही एग्जिट हो जाता है, हिट्स द टारगेट, टू हिट द टारगेट, हर टारगेट को हिट करने के लिए एग्जिट विंडो से बाहर निकल जाएगा। तो ये इसका मेन कंसेप्ट था, वर्किंग थी। अब एक कंसेप्ट इसमें काम करता है mv अपॉन क्या होगी, दूसरा यहाँ से हम उसकी वेलोसिटी भी डिटरमाइन कर सकते हैं इसी एक्सप्रेशन से। v इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा QBR/m, ये दोनों कंसेप्ट काम करेंगे। अब इसमें यूज़ करते हैं कि फार नोट इज़ द रेडियस ऑफ मैक्सिमम पाथ एंड v नोट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द लार्जेस्ट पाथ। v नोट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन लार्जेस्ट पाथ। आखिरी पाथ में इसकी जो वेलोसिटी है वो v नोट है। देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये हो जाएगी E मैक्सिमम इज इक्वल टू 1/2 mv नोट का स्क्वायर, ये उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। फिर हम निकालें हम टाइम पीरियड, टाइम पीरियड निकालना चाहें या मैक्सिमम वेलोसिटी, अगर आर नोट दे रखा है तो वी नोट की वैल्यू यहाँ से भी हो सकती है QBR/m। अब वी नोट को यहाँ यूज़ करेंगे, देयरफॉर ई मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, लार्जेस्ट पाथ में इसकी वेलोसिटी वी नोट है, अगर लार्जेस्ट पाथ का रेडियस आर नोट है देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हो जाएगी 1/2 m, और वी नोट की जगह लिख सकते हैं QBR/m और सारे का स्क्वायर। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी Q² B² R नोट का स्क्वायर 2m। ये है वेलोसिटी या एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन लार्जेस्ट पाथ। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी हमारे पास। अब बात है टाइम पीरियड की, टाइम पीरियड कितना होगा, तो ये हर एक डी में सेमी सर्कुलर पाथ कवर करता है, यानी कि आधा सर्कुलर। तो कंप्लीट सर्कुलर के लिए जो टाइम पीरियड होता है, डिस्टेंस होती है वो 2πr। टाइम पीरियड का फार्मूला है S/T, S/V। किसी भी इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर हम अगर इसका टाइम पीरियड निकालना चाहें, मैक्सिमम का नहीं, बीच में कहीं पर, वो सब के लिए बराबर होगा। S की वैल्यू हो जाती है πr, क्योंकि सेमी सर्कुलर पाथ कवर करेगा, अपॉन v, और v की वैल्यू यहाँ से निकाल रखी है हमने QBR/m। तो इसका मतलब टाइम पीरियड की वैल्यू हो जाएगी πr, और ये हो जाएगा QBR/m। m जो है रेसिप्रोकल, QBR नीचे m ऊपर चला जाएगा, r से r कैंसिल, टाइम पीरियड की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास πm/QB। ये तो हाफ सर्कुलर डी का था। टोटल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा इसका, t की वैल्यू हो जाएगी इसका डबल, स्मॉल t का डबल हो जाएगा 2 × πm/QB। ये हो गया टोटल टाइम पीरियड, t इज इक्वल टू 2πm/QB, क्योंकि हर एक पाथ के लिए इसने उतना ही टाइम लेना है, जितना संभाल के लिए लेता है उतना ही अगले के लिए, क्योंकि हर बार वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है, तो पाथ रेडियस इंक्रीज़ होने से टाइम पे तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं, क्योंकि ये आर के इंडिपेंडेंट है टाइम पीरियड। तो हर बार टाइम पीरियड जो है वो उतना ही रहेगा। यहाँ से देखते हैं टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट टू रेडियस, तो रेडियस बढ़ने से, और वेलोसिटी के भी इंडिपेंडेंट है, वेलोसिटी बढ़ने से टाइम पीरियड के ऊपर कोई भी फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अब है इसकी लिमिटेशंस। अगर फ्रीक्वेंसी भी बताना चाहें यहाँ से, तो भाई फ्रीक्वेंसी भी बताई जा सकती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है 1/T। ये जो फ्रीक्वेंसी है इस पार्टिकल की, ये SC फील्ड की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी। अगर दोनों के अंदर डिफरेंस हो जाए तो गड़बड़ हो जाती है। तो सीधी सी बात है कि इसकी फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगी QB/2πm। ये इसकी न्यू फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारे पास, न्यू इज इक्वल टू QB/2πm। ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन साइक्लोट्रॉन, और ये कि ये फ्रीक्वेंसी SC फील्ड की होती है, ताकि दोनों की मैचिंग रहे। अगर ये मैचिंग गड़बड़ा जाती है तो उसकी लिमिटेशंस के ऊपर आ जाते हैं हम।
उसमें पता चलेगा कि मैचिंग गड़बड़ाने से क्या होगा। लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन की जो लिमिटेशन है वो क्या है? पहली लिमिटेशन है कि डज नॉट एक्सेलरेट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं करता है। इट डज नॉट एक्सेलरेट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को क्यों नहीं एक्सेलरेट करेगा? क्योंकि हम आ जाते हैं यहाँ पर, रेडियस के ऊपर भी आ जाते हैं, वेलोसिटी के ऊपर भी आ जाते हैं, दोनों के ऊपर वही फर्क पड़ना है। एज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, एज मास ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो होता है, मास ऑफ ए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स इज समान। इसका मास जो है ना बहुत समान होता है। देयरफॉर चार्ज पार्टिकल्स एंड वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, और वेलोसिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है यहाँ से। देयरफॉर चार्ज पार्टिकल अक्वायर मैक्सिमम वेलोसिटी इंस्टेंटली, यानी कि इन वेरी स्मॉल टाइम। पार्टिकल अक्वायर, सो पार्टिकल अक्वायर हाईएस्ट वेलोसिटी या लार्ज वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी इन स्मॉल टाइम, थोड़े टाइम, स्मॉल टाइम। एंड टी, और दूसरी कंडीशन है कि जो टी है आर, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ये कंसेप्ट इसका यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब सो द पार्टिकल जो है इजेक्ट आउट बिफोर कमिंग टू डिजायर्ड विंडो, या विंडो से आने से पहले ही जो है ना ये बाहर निकल जाएगा। इसके पाथ का रेडियस बढ़ जाएगा ऐसे। ये डी है, ये दूसरी डी है, विंडो यहाँ पर है। हमने चार्ज पार्टिकल को यहाँ से बाहर निकालना, लेकिन चार्ज पार्टिकल का मास कम है तो उसका रेडियस पहले से इतना बढ़ जाएगा कि चार्ज पार्टिकल जो है इस विंडो में आने से पहले ही बाहर निकल जाएगा। यानी कि अब यहीं से बाहर निकल जाएगा, यहाँ नहीं पहुँच पाएगा, तो टारगेट के हिट नहीं करेगा। डज नॉट हिट द टारगेट, एंड डज नॉट हिट द टारगेट। टारगेट को हिट नहीं करेगा वो, अगर उसको हमने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यूज़ कर लिया था, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का मास कम होता है। ठीक है, प्रोटॉन का मास की बात करें तो 6.67 या 1.6 इंटू 10⁻⁻77 के करीब होता है, और इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 इंटू 10⁻31। इसका होता है 10⁻27। तो इसका मतलब ये जो मास है -27 और -31, इनमें काफ़ी गैप है, तो बहुत समान होता है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का मास। इसलिए चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो जाता है बहुत ज़्यादा पहले ही, क्योंकि यहाँ से देखें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या, v/m। अब मान लिया कि चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है बिटवीन द डीज अगर इलेक्ट्रॉन का यूज़ करते हैं, लेकिन मास कम होने के कारण उसका एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और एक्सेलरेशन से स्पीड बढ़ती है, स्पीड से उसका रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो चार्ज पार्टिकल बिफोर कमिंग टू विंडो जो है एग्जिट हो जाएगा। ये है पहली लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन है कि चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल डज नॉट इंक्रीज बाय ए सर्टेन लिमिट, यानी कि एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा उसकी वेलोसिटी हम नहीं बढ़ा सकते। दूसरी इसकी लिमिटेशन है द वेलोसिटी ऑफ ए
particle does not exceed a certain वेलोसिटी। हम चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को एक लिमिटेड वेलोसिटी जो गिवन वेलोसिटी होती है उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। अगर उससे ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कहाँ पर फ़र्क पड़ेगा, यहाँ से एज m इज इक्वल टू एम नोट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। ये मास की इक्वेशन होती है, रिलेटिव मास की इक्वेशन है। ये है रेस्ट मास होता है, ये उसकी वेलोसिटी, ये लाइट ऑफ वेलोसिटी है और ये है पार्टिकल की वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ पार्टिकल। तो ये रिलेटिव मास है, यानी कि वेलोसिटी के ऊपर मास भी डिपेंड करता है। तो अगर पार्टिकल की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हमने तो ये जो कंसेप्ट है ना ये अगर ये सब्जेक्ट बढ़ गया तो इसका मतलब डिनोमिनेटर घट जाएगा, और डिनोमिनेटर अगर डिक्रीज़ हो जाता है तो इसका मतलब ये सारे का रिजल्ट जो है ना वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाए, यानी कि इसका जो ये मास का जो है ना कंसेप्ट है ना वो बढ़ जाता है। मतलब इफ़ वेलोसिटी इंक्रीजेज, अगर उसकी वेलोसिटी लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज, पार्टिकल इंक्रीजेज बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट, बियॉन्ड ए लिमिट, देन इट्स रिलेटिव मास जो होता है इंक्रीजेस, उसका रिलेटिव मास जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का रेशियो अगर बढ़ जाता है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो जाएगी, एक में से कुछ घट रहा है। तो अगर v की वैल्यू c के कंपैरिजन में हो जाए या उससे आधी पाधी जितनी भी हो जाए, कहने का मतलब अगर एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये m जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, रिलेटिव मास उसका इंक्रीज़ हो जाता है वेलोसिटी के कारण। और अगर मास इंक्रीज़ हो जाता है तो यहाँ पे हम आते हैं टाइम पीरियड के ऊपर या फिर फ्रीक्वेंसी के ऊपर। टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, एच टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। चार्ज पार्टिकल का अगर मास बढ़ गया तो क्या बढ़ गया, टाइम पीरियड बढ़ गया। टाइम पीरियड बढ़ गया तो इसका मतलब ये है कि चार्ज पार्टिकल इस हाफ टर्न को पूरा करने में टाइम लेगा। ये डी है, इस हाफ टर्न को पूरा करने में टाइम लेगा। और जबकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सेट कर रखा है उसकी फ्रीक्वेंसी है फिक्स। तो ये चार्ज पार्टिकल अगर ज़्यादा टाइम लेता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो टाइम लेता नहीं, इसकी तो फ्रीक्वेंसी फिक्स है। इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल तो यहाँ पहुँचेगा और ये फील्ड, ये प्लेट हो जाएगी पॉजिटिव और ये हो जाएगी नेगेटिव, क्योंकि जब ये इसमें इंटर हुआ था तो ये पॉजिटिव थी और ये नेगेटिव थी। लेकिन इसके यहाँ पहुँचने से पहले ही ये प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी और ये नेगेटिव हो जाएगी। उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है, उसका टाइम पीरियड फिक्स है, कितने टाइम के बाद जो है ना इस प्लेट्स की पोलरिटी बदलनी, डीज की पोलरिटी बदलनी। अब ये डी पहले पॉजिटिव होगी यहाँ आने से पहले, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव जो पोल है ये इसको रिपेल कर देगा, रिपेल कर देगा तो ये चार्ज पार्टिकल आगे नहीं बढ़ पाएगा और ये यहीं पे रुक जाएगा। यानी कि चार्ज पार्टिकल ट्रैप बिटवीन द डीज। एज टाइम पीरियड इंक्रीजेज, मास इंक्रीजेज होगा तो इसका जो रिलेटिव मास इंक्रीजेज, सो बाई टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, द टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज हो जाएगा एंड डज नॉट मैच विथ द टाइम पीरियड ऑफ ए टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेटिंग फील्ड, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके टाइम से मैच नहीं करेगा, हैंस
द polarity of D's changes before the particle comes in the gap and so the particle, इसके लिए will trap in D के अंदर ही ट्रैप होगा और सिस्टम ख़त्म हो गया। मतलब कहने का ये है कि अगर चार्ज पार्टिकल का मास स्पीड हमने लिमिट से ज़्यादा बढ़ा दी तो उसका मास बढ़ जाएगा, रिलेटिव मास बढ़ने से उसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ने से चार्ज पार्टिकल तो डी की यहाँ पर पहुँच नहीं पाएगा, उससे पहले ही डी की पोलरिटी चेंज हो जाएगी, तो इसलिए वो वापस उस डी के अंदर ही फंस के रह जाएगा। तो ये इसकी दो लिमिटेशन थी। ये लिमिटेशन दूर भी की जा सकती है। दिस कैन बी रिमूव्ड बाय द डिज़ाइनिंग ऑफ द सिंक्रोट्रॉन। फिर हमने सिंक्रोट्रॉन बनाना पड़ता है, फिर बना देंगे सिंक्रोट्रॉन बना देंगे फिर, यानी कि उसकी वेलोसिटी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होती रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इसके कारण जो है चाहे पार्टिकल की स्पीड बढ़ा दो, उसकी फ्रीक्वेंसी उसी के साथ सेट हो जाएगी और पार्टिकल जो है वो इजेक्ट नहीं होगा या ट्रैप नहीं होगा डी के बीच में।